जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। तो आज हम चलते हैं महाराष्ट्र, जहां पर लिस्ट है बकायदा डिमांड्स का। कहते हैं ना, आम जनता की जो मांग है वो तो पूरी करने की इनकी जैसा इतने नंबर के बाद भी लगता नहीं है, जो सरकारें कर पाती नहीं है। 132, 57, 57 एक नाथ शिंदे, अजीत पवार 41, अनप्रेसिडेंटली लैंडस्लाइड विक्ट्री। पर लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद भी कोई कॉल नहीं ले पा रहे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, और डिमांड्स बहुत हैं। जैसे एक डिमांड है एक नाथ शिंदे जी की पार्टी का, उनका कहना है कि जीत तो हमारे कारण ही हुआ है भैया, तो मुख्यमंत्री पद भी हमको मिलना चाहिए। दूसरी तरफ अजीत पवार घटक महायुति के वो दिल्ली आए हुए हैं इस उम्मीद पे कि 3 बड़े जो मंत्रालय हैं, पीडब्ल्यूडी, अर्बन डेवलपमेंट और फाइनेंस, इनको मिल जाए। एक नाथ शिंदे के लोगों ने भी कहा है यही 3 हमें चाहिए भैया। बीजेपी स्टेट का डिमांड है, स्टेट यूनिट का, जहां तक मेरी जानकारी जाती है, आप बेहतर बताएंगे शैलेंद्र जी, कि मुख्यमंत्री तो देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। इस बीच में रामदास अठावले जी भी बड़ा मजेदार बात कह दिया कि एक नाथ शिंदे गए थे दिल्ली, लौट के आए तो शायद नर्वस हो गए हैं, जैसे ही उतरे बीमार होकर पैतृक गांव चले गए अपने, वहां से आए तो सुने कि कुछ हो नहीं रहा है और उनको शायद कह दिया गया है कि मुख्यमंत्री तो आप नहीं बनेंगे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए सोचिए। नर्वस हो गए हैं, अब वो सीधे हॉस्पिटल चले गए और शायद आज फिर उनको वहां से छोड़ दिया गया है। बाहर निकलने के बाद उन्होंने कहा कि देखते हैं। उनके लोग तैयार हैं कि भैया मुख्यमंत्री तो एक नाथ शिंदे बनेंगे। अब सवाल उठता है कि घोड़ा तैयार, बाजा बत्ती तैयार, बाराती तैयार, यहां तक कि मंडप और शामियाना लग चुका है। जैसे कि 2 ऑब्जर्वर, निर्मला सीतारमन और रूपानी जी, इनको बना दिया गया है। डेट भी फिक्स हो चुका है कि कब एंगेजमेंट होगा, यानी कि मीटिंग कब होगी लेजिस्लेटिव पार्टी की और कौन नेता बनेगा, और शादी का दिन यानी कि मुख्यमंत्री का ओथ। सुन रहे हैं कि 3 शायद लेंगे, 5 तारीख का डेट है, 4 तारीख का डेट है। अब क्या डेट है, इन सारी चीजों पे हम शैलेंद्र जी के पास जाएंगे, हमारे वरिष्ठ मित्र, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत ही जाने माने सुलझे एनालिस्ट हम इनको कहते हैं, उस तौर पे मैं इनको देखता हूं। इन्हीं के पास चलते हैं। ये लिस्ट ऑफ डिमांड जो है उसमें से कौन सा डिमांड पूरा होगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? सबसे पहले अजय जी सबसे पहले बता दें कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री टर्म जो मिला, एक तरह से कहा जा सकता है कि वो एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री रहे, क्योंकि बीजेपी को सत्ता चाहिए थी। शिवसेना में तोड़फोड़ मचाया, शिंदे को अपने पक्ष में लिया और उस समय शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया। अब जबकि शीर्ष नेतृत्व और संघ, बीजेपी शीर्ष नेतृत्व और संघ ने यह फाइनल कर दिया है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे। अब एकनाथ शिंदे को कहा जा रहा है आप उप मुख्यमंत्री की पोजीशन संभाल लीजिए। ऐसे में एकनाथ शिंदे को अब ये लगने लगा है कि मुख्यमंत्री के बाद अगर वे उप मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे तो उनकी छवि को धक्का पहुंचेगा, ठेस पहुंचेगा, उनकी छवि जो है वो धूमिल हो सकती है। इसके पीछे बीजेपी के लोग तर्क दे रहे हैं कि जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के होने के बाद भी उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं। अब यहाँ पर 2 बातें सामने आ रही हैं। एकनाथ शिंदे, अंदर खाने से खबर है कि एकनाथ शिंदे चाहते थे कि अब जो गठन होगा, सरकार का जो गठन होगा, उसमें बाहर से समर्थन दे दे सरकार को। लेकिन अब इनके जो चुन के आए विधायक हैं, अब ये भी डर है कि कहीं वो टूट कर बीजेपी में न शामिल हो जाए। स्थिति यही बनी हुई है। ये कोशिश में ये है अपनी छवि बचाने के, लेकिन साथ में इन्हें विधायकों को भी संभालना है। तो ऐसे में ये साफ तौर पर ये कह दिया गया है, जो विधायक हैं उन्होंने, विधायकों ने बाकायदा एकनाथ शिंदे से बातचीत की है और उनको ये कहा गया है कि आपको जो पोजीशन मिल रही है उस पोजीशन को संभालिए और सरकार में रहकर नेतृत्व करिए, जो कामकाज जैसे किया करते थे उस तरह से कामकाज करिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो विधायक जो चुनकर आए हैं उनके साथ नाइंसाफी होगी। नाइंसाफी का मतलब साफ है कि अगर वो मंत्री नहीं बन पा रहे हैं तो ऐसे में उनके सामने रास्ता होगा कि वो बगावत करें। तो एकनाथ शिंदे ये भी नहीं चाह रहे हैं। एक चीज, अच्छा, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे की पार्टी, अजीत पवार की एनसीपी और बीजेपी,
अगर अजीत पवार बीजेपी के साथ नहीं होते तब तो एकनाथ शिंदे की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती, लेकिन चूंकि अब बीजेपी इस स्थिति में है कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, अगर एकनाथ शिंदे समर्थन नहीं भी देते हैं तो अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बनाने में सक्षम है। तो ऐसे में अजीत पवार की वजह से शिंदे की बार्गेनिंग पावर भी खत्म हो गई है। तो बड़ी दुविधा में एकनाथ शिंदे इस वक्त हैं। लेकिन अब इन सब चीजों को लेकर एकनाथ शिंदे एक और पैतरा चल रहे हैं कि पिछले 3 सालों से निकाय चुनाव नहीं हुए हैं और महानगर पालिका, खास करके मुंबई महानगर पालिका की बात करें तो मुंबई महानगर पालिका पे हर कोई अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। तो ऐसे में अब एकनाथ शिंदे की कोशिश ये है कि आगामी, ऐसा माना जा रहा है कि मनपा चुनाव जो है, निकाय चुनाव जो होने वाले हैं वो जनवरी में हो सकते हैं, लेकिन अब तक ये सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में अब एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि आधे आधे की बात हो, यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा सीटों पर एकनाथ शिंदे के कैंडिडेट लड़ें। बीजेपी की भी अपनी चाहत है, जिस तरह से बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है तो बीजेपी के नेता और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद है और वो पूरी तरह से अकेले चुनाव लड़ने की पैरवी करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में शिंदे की बात करें तो शिंदे के पास अभी वो कुवत नहीं है कि वो अकेले चुनाव लड़ लें। अब पूरी तरह से एकनाथ शिंदे इस कॉम्प्रोमाइजिंग प्रोसेस में ये है कि कम से कम 2.5 साल का मेयर हो। इसके अलावा जो अस्थाई समिति होती है, अस्थाई समिति में जो महत्वपूर्ण पद हैं वो भी 2.5 साल मिलते रहे, यानी कि शिंदे की कैंडिडेट को भी मिले 2.5 साल और 2.5 साल बीजेपी कैंडिडेट। तो इस तरह की बातचीत जो है वो अंदर खाने में चल रही है। फिलहाल अभी तक ये फाइनल नहीं हो पाया है कि आखिर एकनाथ शिंदे का क्या रुख है। आज एकनाथ शिंदे वर्षा पर पहुंचे थे, उन्होंने पत्रकारों से बात की, उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत ठीक है, टेस्ट करवाने आए हुए थे। महायुति के तमाम नेता भी शपथ विधि जहां पर होने वाला आजाद मैदान में, वहां जाकर मुआयना कर रहे हैं। अब ऐसे में समझा जा रहा है कि 5 को शपथ विधि समारोह हो जाए, लेकिन सब कुछ अब देखते हैं एकनाथ शिंदे का क्या रुख होता है इस सब चीजों को लेकर। फिलहाल एकनाथ शिंदे पूरी तरह से बीएमसी चुनाव पर कॉन्सेंट्रेट किए हुए हैं और उनके सामने विकल्प नहीं है बीजेपी से दूर भागने का। जैसे रामदास आठवले ने जो कहा है कि एक तरह से आपकी बातों से तो मुझे लग ही रहा है कि लाजमी है एकनाथ शिंदे जी के लिए नर्वस होना, क्योंकि दोनों तरफ से मारे जा रहे हैं। अपने विधायकों के साथ भी अगर वो कुछ ऐसा पद और मानते नहीं हैं देवेंद्र फडणवीस जी के नाम पे या भारतीय जनता पार्टी के डिसीजन पे, तो शायद उनके विधायक ही छिटक जाएं। दूसरी तरफ अगर वो मान जाते हैं तो फिर कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन फिर उस पे आएगा आपका बीएमसी को लेकर। वहां अगर भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में 132 के बाद उनकी बातों को नहीं मानता है तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा और उनकी राजनीतिक करियर दांव पे लग जाएगी। यहां तक आठवले ने जो कहा कि अगर वो मुख्यमंत्री नहीं तो माने उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं तो खुलकर कहें, महायुति का चेयरमैन या केंद्र में उनको कोई जगह दे दी जाएगी। यानी कि एकनाथ शिंदे की स्थिति यह हो चुकी है कि लोग उपहास कर रहे हैं। यह स्थिति शायद उनकी नहीं बनती अगर शिवसेना एकीकृत होता। जितना स्ट्रॉन्ग ये 80 से लेके 2019 तक थे, शिवसेना की बात मैं कर रहा हूं। आज शिवसेना दोनों ही, उद्धव ठाकरे जी ने डिमांड कर दिया कि अगर मान लीजिए स्थिति ऐसी बन रही है, इतना टाइम लग रहा है, 26 को तो असेंबली डिसॉल्व हो गया, एक केयर टेकर चीफ मिनिस्टर राज्य चला रहे हैं, तो वैसी स्थिति में क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। पहले नहीं बोलता था अपोजिशन नॉर्मली अगर वो अपोजिशन में है और केंद्र में रूलिंग की सरकार है तो वो कभी भी राष्ट्रपति शासन की बात ही नहीं करते हैं, और वाजिब भी है कि आज की तारीख में असेंबली डिसॉल्व हो चुका है, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। 8 दिन हो गए बिना मुख्यमंत्री, मनोनीत मुख्यमंत्री जो अपॉइंटेड मुख्यमंत्री होना चाहिए अभी तक नहीं है, ना ही चेहरा सामने है। पहले मंत्रालय डिस्कस हो रहा है कि किसको कौन सा विभाग दिया जाएगा, उसके बाद चुना जाएगा और अनाउंस किया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। यह स्थिति शायद महाराष्ट्र में 2019 में भी देखी नहीं गई थी। मैं आपसे बेहतर जानना चाहूंगा,
आप बेहतर जानते हैं, आप बताएंगे कि 2019 में भी क्या मोरलेस यही स्थिति थी? मुझे तो नहीं लगता है, ये पहली बार किसी देखने को मिल रहा है। 2019 की स्थिति जो थी वो पूरी तरह से क्लियर थी। 2019 में पूरी तरह से ये साफ था कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पहले कई दौर की बातचीत हुई थी और उसके बाद एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ये तय किया गया था कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होंगे। उसके बाद उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनते हैं और 2.5 साल के बाद जो स्थिति बनी, एकनाथ शिंदे अपने समर्थित विधायकों को लेकर मुंबई से निकले, अलग अलग जगहों पर रहते हुए आगे बढ़े और इसको पूरी तरह से बीजेपी समर्थित ये कह सकते हैं कि जो पूरा आयोजन था वो बीजेपी समर्थित था और यही वजह रही कि एकनाथ शिंदे को देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री न बनाकर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि उन्हें अपने साथ लाना था। तो ऐसे में उन्हें मुख्यमंत्री से कम क्या देते। और उस समय खुद एकनाथ शिंदे ने ये कहा था कि मुझे भरोसा नहीं था कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और ऐसे में हर किसी की अपनी महत्वाकांक्षा होती है अजय जी। और आज एकनाथ शिंदे का ये कहना है कि अगर मुख्यमंत्री के चेहरे पर मैं रहा हूं, मुख्यमंत्री ये चुनाव जो लड़ा गया है मुख्यमंत्री के चेहरे पर मेरा चेहरा सामने करके लड़ा गया, तो ऐसे में मुझे मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। लेकिन स्थिति दोनों तरफ वही है, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। अगर ये बीजेपी का विरोध करते हैं तो बीजेपी पूरी तरह से इस स्थिति में है कि बिना एकनाथ शिंदे की भी सरकार बना ले। अगर ये बाहर से समर्थन की बात करते हैं तो इनके विधायक टूटने का डर है। तो ऐसे में अब किम कर्तव्य विमूढ़ हो चुके हैं एकनाथ शिंदे और अब इनकी पूरा फोकस जो है वो बीएमसी चुनाव को लेकर नजर आ रहा है। और बीएमसी चुनाव को लेकर तमाम इनके आपस के जो नेता गण हैं उनके साथ इनकी बैठकें भी शुरू हो गई हैं और कम से कम कोशिश ये की जा रही है एकनाथ शिंदे की तरफ से, कम से कम कि अगर बीजेपी माफ करिएगा कि बीएमसी चुनाव यदि होते हैं तो कम से कम एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी को बीजेपी के सामने झुकने की नौबत न आए, इस तरह की तैयारी में एकनाथ शिंदे लगे हुए हैं। लेकिन स्थिति एकदम बहरहाल अब साफ ही है, क्योंकि इनके पास सरकार में शामिल होने के अलावा कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा फिलहाल, क्योंकि इन पर इनके विधायकों का भी, एकनाथ शिंदे पर उनके विधायकों का भी प्रेशर है कि वो सरकार में रहकर काम करें। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि एकनाथ शिंदे बाहर से समर्थन देंगे या कुछ और डिसीजन लेंगे। जी, ऐसी स्थिति में तो साफ नजर आ रहा है कि सबसे ज्यादा महायुति में अगर कोई यूनिट और उसका नेता खुश है तो वो अजीत पवार है, क्योंकि अजीत पवार को पता है कि मुख्यमंत्री के दावेदार हैं नहीं वो, और अगर शिंदे छिटकते हैं तो उनको उनकी वाहवाही हो जाएगी, उनका पहुंच बढ़ जाएगा, उनको शायद कुछ मलाईदार चीजें मिल जाएंगी। उनको ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको अभी हटाने वाली है नहीं, भले ही संघ का प्रेशर रहे, पर अजीत पवार अभी रहेंगे। वो मलाईदार तो वो कैबिनेट में किसी तरह से पकड़ने की अजीत पवार की। आपको क्या लगता है अजीत जी की स्थिति क्या है आज की तारीख में? देखिए, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री रहेंगे, ये लगभग साफ है कि अजीत पवार उप मुख्यमंत्री रहेंगे। थोड़ा सा मैं पीछे ले जाना चाहूंगा, जब एकनाथ शिंदे ने मूल शिवसेना से बगावत की थी उस समय इन्होंने आरोप लगाया था कि एकनाथ शिंदे पार्शियलिटी करते हैं, जो फंड का आवंटन होता है उसको लेकर पार्शियलिटी करते हैं, हम लोगों को काम नहीं करने देते और यही वजह है कि हम अलग हो रहे हैं। लेकिन जब एकनाथ शिंदे और जब भाजपा के साथ अजीत पवार ने बगावत कर, एनसीपी के साथ बगावत करके जब अजीत पवार सरकार में शामिल हुए, उस दौरान भी एकनाथ शिंदे और उनकी टीम ने भरपूर कोशिश की कि अजीत पवार को न लिया जाए, लेकिन बावजूद इसके इनकी नहीं चल पाई। तो ऐसे में अजीत पवार का होना, अजीत पवार का एक ये साफ है कि अजीत पवार के कुछ लोग मंत्रिमंडल में होंगे, खुद अजीत पवार उप मुख्यमंत्री होंगे, देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री होने के नाम पर अजीत पवार तैयार हैं। तो अजीत पवार की तरफ से कोई रुकावट या किसी तरह का व्यवधान फिलहाल महायुति को नहीं है। जो जिस तरह की स्थिति बनी हुई है वो शिंदे और शिंदे की टीम को लेकर बनी हुई है। लगातार शिंदे पिछले कई दिनों से शिंदे अपनी मीटिंग, पिछले दिनों, अभी कल या परसों की ही बात है कि उन्होंने अपनी पूरी जितनी उनकी मीटिंग्स थी सभी मीटिंग्स उन्होंने कैंसिल कर दी। उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत नासाज चल रही है। तो ऐसे में उन पर तमाम राजनीतिक छीटाकशी भी की गई, उनका एक माहौल उड़ाने की भी कोशिश की गई।
तो ऐसे में ये लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि एकनाथ शिंदे पूरी तरह से कमजोर हो चुके हैं, उनके पास कोई और रास्ता फिलहाल बचा नहीं है क्योंकि अजित पवार की वजह से उनकी जो बार्गेनिंग पावर थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।